मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान, जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होगा और वो भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। और देखना है कि कैसी खबर आती है। सुबह सुबह पाकिस्तान और भारत का जो अवाम है, जो मैच पूरा नहीं देख पाएगा, अगर मान लीजिए रात को 1:30 बजे तक मैच चलता है, तो उसके बाद सुबह अच्छी खबर आती है या खराब खबर आती है, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा क्या टीम मैनेजमेंट पर भी, परफॉर्मेंस पर भी, खासकर ये देखते हुए कि जो पाकिस्तानी अवाम का दिल बहुत खट्टा हो चुका है। खासकर टेस्ट सीरीज में बहुत उम्मीदें लगाई थी, और सच बताऊं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में कुछ झंडे गाड़ने जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक सेशन वो उसने पाकिस्तान के जबड़े से जीत को छीन लिया। और अब टी20 की सीरीज की बारी है, और सच बताऊं, ईमानदारी से बताऊं तो टेस्ट सीरीज में मुझे ज़्यादा उम्मीद थी पाकिस्तान के जीतने की। टी20 में इंग्लैंड की बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है, और ये कहीं दोनों टीमों के बीच का बड़ा अंतर साबित ना हो जाए, इस बात की थोड़ी सी आशंका है। अब ये सब बातें बहुत ही पुरानी हो गई हैं, बीते ज़माने की हो गई हैं कि पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम हुआ करता था टी20 क्रिकेट में बहुत पहले तक, लेकिन अब लंबे समय तक रहा, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। जी हाँ, बांग्लादेश से सीरीज खेली पाकिस्तान ने, ठीक है, 2-0 से सीरीज जीती, एक अच्छी बात है, लेकिन वो बांग्लादेश थी और ये इंग्लैंड है। लेकिन उससे पहले श्रीलंका की टीम ने जिस तरह से धो डाला था पाकिस्तान को, पाकिस्तान में जाकर, वो उसने भी कई तरह के अनुत्तरित सवाल खड़े कर दिए। सवाल जीत हार का नहीं है, यहाँ एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, लेकिन आप संघर्ष करके अगर हारें, आप पहला टेस्ट हारे, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा मलाल नहीं हुआ कि एक जो है सेशन ने आपसे जीत छीनी थी, बाकी जगह आप अच्छा खेले, संघर्ष किया आप लोगों ने। लेकिन जो श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज आपकी हुई, तो उसमें पाकिस्तान की टीम 2 मैचों में तो जो कोटा होता है 20 ओवर का, वो भी पूरा नहीं खेल पाई, 150 रन नहीं बन पाए टीम से। तो ऐसी स्थिति में कुछ चमत्कार की उम्मीद करना, जबकि वो सब अपनी कंडीशन में था, होम कंडीशन में था, ये इंग्लैंड की कंडीशन में मुकाबले होने जा रहे हैं, जहां आपको एक से बढ़कर एक धुरंधर मिलने जा रहे हैं, खासकर बल्लेबाजी में। ठीक है, गेंदबाजी में सुधार हुआ है, मैं यही कहूंगा कि अगर आप दोनों टीमों की अगर आप गेंदबाजी देखेंगे तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की गेंदबाजी बेहतर है। फास्ट बॉलिंग तो बेहतर है ही है, लेकिन जो स्पिन बॉलिंग है वो भी मैं समझता हूं कि जो एक बड़ा अंतर था दोनों टीमों के बीच में टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि वहां डॉम बेस्ट थे और यहां पर आला दर्जे के आपके पास स्पिनर थे, लेकिन यहां पर अब आदिल रशीद आ गए हैं, मोइन अली हैं। मोइन अली ठीक है, एक औसत दर्जे के स्पिनर हैं, लेकिन आदिल रशीद बहुत आला दर्जे के स्पिनर हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2019 का जो वर्ल्ड कप था, उससे पहले आदिल रशीद ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था पिछले 2 वर्षों में। इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि वो सबसे ज़्यादा विकेट टेकर रहे थे इंग्लैंड टीम के। तो अब वो टीम में लौट आए हैं, और वो जो बहुत बड़ा अंतर साबित हो रहा था स्पिन बॉलिंग के क्षेत्र में, अब वो शायद उतना बड़ा अंतर देखने को ना मिले, और शायद इंग्लैंड बराबरी की टक्कर करता हुआ दिखाई देगा जहां तक स्पिन बॉलिंग का सवाल है। ऑलराउंडर्स निश्चित तौर पर इंग्लैंड के पास बेहतर हैं, लेकिन यहां भी इमाद वसीम है जो ठीक ठाक अच्छी ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। लोअर ऑर्डर में मोहम्मद आमिर और इनको मौका मिलता है तो ये भी कुछ एक स्ट्रोक लगाते हैं। हफीज़ हैं और शोएब मलिक हैं। ऑलराउंडर्स पाकिस्तान के पास भी कम नहीं है, और शोएब मलिक का तो प्रदर्शन खासकर इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही उम्दा रहा है, बहुत ही आला दर्जे का रहा है। और अब ये भी टॉकिंग पॉइंट है कि इन दोनों खिलाड़ियों से जो खासकर पाकिस्तान का पूरा अवाम, या पाकिस्तान के खासकर जो विशेषज्ञ क्रिकेटर्स हैं, वो सभी तौबा करने लगे हैं। अब हालांकि एक पक्ष तो यही है कि वर्ल्ड कप में अब क्योंकि 1 साल और टल गया है, तो इसलिए इतने उम्रदराज खिलाड़ियों को अभी टीम में रखना कितना मुनासिब होगा, क्योंकि टी20 क्रिकेट में अब यंगस्टर्स काफ़ी दस्तक देने लगे हैं। अगर इन दोनों को खिलाया और कोई यंगस्टर अगर टीम से बाहर कर दिया गया, तो वो भी बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, उचित नहीं होगा। लेकिन अगर हम दोनों टीमों का आकलन करते हैं, बल्लेबाजी का आकलन करते हैं, तो आप देखेंगे पाकिस्तान टीम में अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि बाबर आजम के साथ ओपनिंग पार्टनर कौन होंगे। जी हां, सबसे बड़ी बात मुझे यह भी लगती है, साथ ही सवाल के साथ दूसरा सवाल कि बाबर आजम जितने टेस्ट के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जितने वनडे के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उतने टी20 के उतने धाकड़ बल्लेबाज नहीं हैं।
क्योंकि ये बात थोड़ी आपको अटपटी लग सकती है। आप कहेंगे भाई उनका औसत जो है 50 के आसपास का उनका औसत है, 50 प्लस के औसत को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि उनका आप स्ट्राइक रेट देखेंगे बहुत ज़्यादा आला दर्जे का नहीं है, वहीं वो मात खाते हैं। इसलिए ज़रूरत है उनके साथ एक विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी की, एक ऐसे खिलाड़ी की जो पावर प्ले में रन बना सके और जो शुरू के जो 6 ओवर हैं, 6 ओवर में टावरिंग शॉट लगा सके। ऐसे खिलाड़ी कौन हो सकते हैं? उसमें 2 ही नाम मेरे जहन में आते हैं, एक फ़खर जमान और एक हैदर अली। जी हाँ, हैदर अली एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अंडर 19 के वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच में, मुझे याद है, सेमीफाइनल मुकाबले में हाफ सेंचुरी लगाई थी और लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 8-9 मैच को वो खेले हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, और 7 फर्स्ट क्लास मैचों में उन्होंने उनका एवरेज 50 के आसपास का रहा है। टावरिंग शॉट लगाते हैं, फास्ट खेलते हैं, जरूरत पड़ती है तो अपने टेम्पो को वो धीमा करना भी जानते हैं। और पीएसएल में, जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया था और 160 रन के आसपास उनका स्ट्राइक रेट रहा था और औसत भी ठीक ठाक रहा। लेकिन स्ट्राइक रेट 160 का करने वाले अब एशिया में बहुत ज़्यादा प्लेयर नहीं रह गए हैं। यहाँ तक कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी एवरेज जो स्ट्राइक रेट है इससे काफ़ी नीचे है, 130-140 के आसपास का, और बाबर आजम का तो और भी कम है। तो इस लिहाज से बाबर आजम के साथ बाबर आजम जैसे टिकाऊ प्लेयर के साथ एक विस्फोटक बल्लेबाज होना बहुत जरूरी है, और वो हैदर अली हो सकते हैं या फ़खर जमान हो सकते हैं। फ़खर जमान हमें नहीं भूलना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत उनका उम्दा प्रदर्शन रहा था, अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक ठाक प्रदर्शन किया उन्होंने, कैलिबर है, सब कुछ है, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है, शेकी है थोड़े से, लेकिन इसलिए उनको एकदम न्यू बॉल के सामने रखना भी बहुत मुनासिब नहीं होगा। मेरे ख्याल से बाबर आजम के साथ हैदर अली ओपन करें और नंबर 3 पर फ़खर जमान बल्लेबाजी करने के लिए उतरें तो उतना ज़्यादा मुनासिब होगा। उसके बाद आप मोहम्मद हफीज़ पर भरोसा कर सकते हैं, और हफीज़ जो है 98 रन की उन्होंने पारी खेली थी कलंदर की ओर से पीएसएल में, नॉट आउट रहे थे और ऑफ स्पिनर भी हैं। और उसके अलावा उन्होंने जो 7 चौके और 7 छक्के लगाए थे उस मैच मैंने वो देखा था उस वक्त, तो मुझे लगा कि मोहम्मद की उम्र जो है, ओल्ड इज़ गोल्ड होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। और एक पार्ट टाइमर भी हैं, वो पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, ऑफ स्पिनर। और उसके अलावा शोएब मलिक का प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही आला दर्जे का रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। उनको यहाँ अगर दौरे में रखकर रहते हुए टीम से बाहर किया जाता है तो ये मुनासिब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलना ये इन दोनों खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन खासकर शोएब मलिक उसमें बहुत ही अव्वल रहे हैं। और विदेशी धरती पर अच्छा प्रदर्शन करना ये भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि केपटाउन का मैच हो, केपटाउन के मैच में भी उन्होंने, मुझे याद है, 49 के आसपास की कोई पारी खेली थी। और उसके अलावा वो विदेशों में उनका प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है। इस बात का यही परिणाम है। मैं तो ये कहूँगा कि उनको टीम में रखना चाहिए। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान और सरफराज में से एक को अवसर मिलेगा, दोनों विकेट कीपर हैं और वनडे और T20 क्रिकेट जो है पीछे खेलते रहे हैं सरफराज, लेकिन मैं रिजवान के साथ जाना चाहूँगा, एक ऐसा खिलाड़ी जो आपकी टेस्ट सीरीज़ का खोज साबित हुआ हो। अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेला है, इससे पहले वो T20 सीरीज़ भी खेले हैं बांग्लादेश के खिलाफ। तो मैं तो उन्हीं के साथ जाना चाहूँगा कि आप रिजवान को टीम में रखिए, उन पर भरोसा कीजिए, और वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो ज़रूरत पड़ने पर नंबर 3 पर आकर पिंच हिटर का काम भी कर सकता है। जी हाँ, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेना उनकी सबसे बड़ी खूबी है और उन्हें तजुर्बा भी हो चुका है इस दौरे का। तो मोहम्मद रिजवान के बाद अब यहाँ देखना होगा पाकिस्तान की जो सोच है टीम प्रबंधन की, टीम मैनेजमेंट की, वो अटैकिंग रहती है या डिफेंसिव रहती है। अगर टीम अटैकिंग रहती है तो वो इफ्तिकार अहमद को शायद टीम में ना रखें और उनकी जगह पर एक पेसर खिलाएं। वो हसनैन भी हो सकते हैं, वहाब रियाज भी हो सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच रखें, क्योंकि ये बल्लेबाजों का क्रिकेट माना जाता है और इंग्लैंड की बल्लेबाजी आला दर्जे की है, तो एक अच्छे फिनिशर के रोल में यहाँ पर इफ्तिकार अहमद को टीम में रखा जा सकता है। और उन्होंने एक 62 रन की पारी खेली थी कैनबरा में, पर्थ में भी खेले हैं, उन्होंने हाफ सेंचुरी के आसपास तक पहुंचे थे और लगातार अच्छी उन्होंने 2 पारियां उनकी बहुत अच्छी रही हैं अब पाकिस्तान टीम के लिए, खासकर T20 क्रिकेट में। और उसके बाद इमाद वसीम हैं, ऑलराउंडर हैं, पावर प्ले के बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, तो उनके साथ तो टीम जाएगी ही। शादाब खान है, शादाब खान लेग स्पिनर और बल्लेबाजी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, तो एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका में मैं समझता हूँ
ठीक है, इंग्लैंड के पास अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास भी अगर हम देखेंगे मोहम्मद हफीज हैं, शोएब मलिक हैं, शादाब हैं और इमाद वसीम है, तो चार चार ऑलराउंडरों के साथ अगर पाकिस्तान की टीम खेलती है तो वास्तव में ये T20 क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि ये एक माकूल जवाब होगा। खासकर जो इंग्लैंड की जो बहुत ही आला दर्जे की जो बल्लेबाजी है उसका जवाब दे सकते हैं ये ऑलराउंडर्स। फिर उसके बाद नंबर आता है मोहम्मद आमिर का। मोहम्मद आमिर को तो मैं कहूँगा, मैं तो ज़रूर उनको खिलाना चाहूँगा टीम के अंदर, क्योंकि वो बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज हैं और जिस तरह से आगे से गेंद को स्विंग कराते हैं, स्विंग कंडीशन यहाँ बहुत ही कारगर साबित हुई हैं। और उसके अलावा हैरिस राउफ ने बहुत प्रभावित किया। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत ज़्यादा उनको पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, यंगस्टर हैं, लेकिन T20 क्रिकेट की जितनी लीग होती हैं, चाहे वो बिग बैश लीग हो, वहां उनका बहुत ही आला दर्जे का प्रदर्शन रहा है, तो वहां वो बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। यॉर्कर उनका बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन थोड़ी डिफेंसिव बॉलिंग उन्हें सीखनी होगी कि कैसे रन रोके जाते हैं, क्योंकि कई बार देखा है कि वो बहुत ही ज़्यादा रन उन पर पड़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर पाकिस्तान टीम प्रबंधन को। और वहीं अगर हम इंग्लैंड टीम की बात करें तो टॉम बेंटन और जॉनी बेस्टो के तौर पर दो आला दर्जे के सलामी बल्लेबाज हैं उनके पास। टॉम बेंटन जो बहुत एग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं, उनको पीटरसन की तुलना की जाती है, उनकी बटलर कभी कह दिया जाता है कि बटलर जैसे अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हैं। रिवर्स स्वीप बहुत अच्छे लगाते हैं, स्कूप बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन वो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। उनका शुरू में विकेट उखाड़ दीजिए, बस कहानी खत्म हो जाती है। और फिर जॉनी बेस्टो, जी हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद के IPL में खेलते हैं और डेविड वार्नर के ओपनर हुआ करते हैं, लेकिन अब वनडे और T20 वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं और थोड़ा सा उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। डेविड मलान एक नई सनसनी है, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, 10 T20 मुकाबले उन्होंने खेले हैं और 52 के आसपास का उनका औसत है। एक सेंचुरी जड़ चुके हैं, 5 हाफ सेंचुरी हैं। इनसे बहुत सावधानी की जरूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि ये एक ऐसा बल्लेबाज है, अगर टिक गया तो समझिए ये अकेला वन मैन आर्मी साबित हो सकता है, बिल्कुल रसेल की तरह, आंद्रे रसेल की तरह या क्रिस गेल की तरह, जो वेस्ट इंडीज को कई मैच उन्होंने वन मैन आर्मी के तौर पर जिताए हैं। मोइन अली, जी हाँ, मोइन अली के आने से स्पिन बॉलिंग का एक विकल्प इंग्लैंड के पास आता है और वो जरूरत पड़ने पर सलामी बल्लेबाज की भूमिका भी निभा सकते हैं। 2015 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, इन्होंने बतौर ओपनर बल्लेबाजी की थी, बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी इन्होंने की, जो डेनली। इसके बाद उनका नंबर आता है, हालांकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबले में वो चल नहीं पाए थे। देखना है कि यहां पर जो डेनली को मौका मिलता भी है या नहीं मिलता। और जेसन रॉय बाहर हो चुके हैं, एक झटका है, लेकिन झटका इसे इस मामले में कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब टीम में टॉम बेंटन और जॉनी बेस्टो के तौर पर ओपनर हैं, स्टैंड बाई ओपनर के तौर पर मोइन अली हैं जो कि टीम के उपकप्तान हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर जेसन रॉय इंजर्ड हो गए हैं तो इसे एक घटना माना जा सकता है। उसके बाद सैम बिलिंग्स जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जी हाँ, इनसे थोड़ा सावधान रहना होगा। आयरलैंड के खिलाफ अभी जो पीछे सीरीज हुई उसमें बहुत ही उनका बल्ला गरजा था, बहुत उम्दा उन्होंने बल्लेबाजी की थी। और उसके बाद टॉम करन, सैम करन के भाई, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर हैं, लुइस ग्रेगरी के साथ पारी संभालते हैं, खासकर गेंदबाजी में कमान संभालते हैं। तेज गेंदबाजी के तौर पर क्रिस जॉर्डन है, उसके अलावा तीसरे तेज गेंदबाज, और उसके बाद साकिब महमूद है। इनसे जरूर सावधान रहना होगा पाकिस्तान को। जी हाँ, सीम बहुत अच्छी है इनके पास, स्विंग बहुत अच्छी है इनके पास, रिवर्स स्विंग करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि इंग्लैंड की कंडीशन में बहुत ज्यादा रिवर्स स्विंग हो नहीं रही है गेंद, लेकिन इसके अलावा इनके पास गति बहुत अच्छी है, स्पीड बहुत अच्छी है। 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करने की इनमें कुव्वत है। इनसे थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, सावधान रहना होगा। और उसके बाद डेविड विली आते हैं, जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ बहुत उम्दा प्रदर्शन किया, उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। और उनके बाद आते हैं आदिल रशीद, जी हां, स्पिनर, जो कि बहुत बड़ा अंतर था दोनों टीमों के बीच में। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर था टेस्ट क्रिकेट में, खासकर स्पिन बॉलिंग का जहां तक सवाल है, लेकिन T20 क्रिकेट में अब इनके आने से, जी हां, आदिल रशीद के आने से बहुत करीब करीब मामला बराबरी का हो गया है स्पिन बॉलिंग में, या आप ये कहिए 55-45 का मामला कह लीजिए, 55% पाकिस्तान और 45% जो है इंग्लैंड। लेकिन पहले अंतर बहुत ज्यादा था, पहले तो आप 80 और 20 का अंतर आप मान सकते थे, खासकर टेस्ट क्रिकेट में। और यहां पर स्पिन बॉलिंग को मदद मिल सकती है मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में। अगर आप इकोनॉमी देखेंगे तो वो भी स्पिनर्स की इकोनॉमी तेज गेंदबाजों की इकोनॉमी से बेहतर रही है। जी हां, जो टॉस जीतेगी टीम वो पहले फील्डिंग करना चाहेगी, क्योंकि अब तक जितने मुकाबले हुए हैं उसमें औसत तो यही रहा है कि ज्यादातर बाद में, यानी चेस करने वाली टीम को प्लस पॉइंट रहा है
तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो इस तरह से क्रिस जॉर्डन, साकिब महमूद, डेविड विली और लुइस ग्रेगरी, ये हैं 4 तेज गेंदबाज। और उधर मोहम्मद आमिर के साथ हैरिस राउफ, और हैरिस राउफ के साथ अगर कोई पेसर अगर जाना चाहेगा तो मैं तो समझता हूं कि हसनैन हो सकते हैं या वहाब रियाज हो सकते हैं। अगर आप अनुभव पे जाएंगे तो वहाब रियाज हैं, और हालांकि वो रिवर्स स्विंग कराते हैं बहुत अच्छे, लेकिन रिवर्स स्विंग यहाँ हो नहीं रही, तो हसनैन के साथ भी जाने का विकल्प खुला है टीम प्रबंधन के पास। तो इस तरह से ये सीरीज बहुत रोमांचक हो सकती है, लेकिन पलड़ा मैं यहाँ पर विद ड्यू रिगार्ड्स टू पाकिस्तानी अवाम इंग्लैंड का ही मैं पलड़ा भारी मानता हूं, क्योंकि बल्लेबाजी उसकी स्ट्रांग है, बल्लेबाजी ही बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। इसलिए अगर आप शोएब मलिक को या मोहम्मद हफीज को हटाकर यंगस्टर को टीम में शामिल करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को, तो वो टीम के लिए आत्मघाती भी साबित हो सकता है। खुशदिल शाह कोई खिलाड़ी हैं, यंगस्टर्स हैं, लेकिन यंगस्टर एक एक करके टीम में आए तो बेहतर रहता है। अगर आप एक साथ 2-3 यंगस्टर्स को टीम में खिलाते हैं फाइनल 11 में, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि फ़खर जमान आपके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म नहीं चल रहे, उधर टॉम बेंटन उनकी तरफ फॉर्म में नहीं चल रहे, लेकिन वहाँ पर डेविड मलान वो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, इधर बाबर आजम बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, हफीज़ और शोएब टीम को बहुत बैलेंस देते हैं। तो इसलिए आप आगे की भविष्य की चिंता बाद में करें। मैं तो कहूंगा कि इस वक्त सीरीज जीतिए, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी अवाम की नजरें टिकी हुई हैं जीत पर, उन्हें जीत चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के दौरे पर अभी तक जीत नसीब नहीं हुई है। और यहां एक सुनहरा अवसर है कि आपके जो गोल्डन टाइम था, जो अभी पीछे निकल चुका है, और उसके बाद जो एक अंधेरा आपने देखा, खासकर श्रीलंका के खिलाफ अपनी धरती पर आप 0-3 से हारे, 2 बार आप 20 ओवर पूरे नहीं खेल पाए, पर 150 रन आपसे नहीं बने। तो इन सब चीज़ों को आप अंधकार की तरफ धकेल कर एक नई सुबह की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक नई सुबह पाकिस्तान के लिए बहुत ही उज्जवल होने वाली है। और वो तभी संभव होगा, तभी मुमकिन होगा कि आप भविष्य की आगे की चिंताएं छोड़ें, पीछे की चिंताएं छोड़ें, वर्तमान में जिएं और उम्मीद करें। खासकर कि यंगस्टर के तौर पर हैदर अली से उम्मीद कीजिए, और अनुभवी खिलाड़ियों के तौर पर हफीज़ और शोएब दोनों को टीम में रखिए। रिजवान आपके पास एक उभरता हुआ सितारा टेस्ट क्रिकेट में आया है, तो मैं समझता हूं सरफराज के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप रिजवान पर ही भरोसा कीजिए। आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए कॉम्बिनेशन प्लेइंग 11 का? अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं, और आप कितने सहमत हैं, कितने मुझसे कितने इत्तेफाक रखते हैं मेरे इन विचारों से, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।